आई थिंक 12 कंप्लीट करवा दिया। आज हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करना है। ठीक है, सिर्फ मुझे कंफर्म कर दें कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होगा, 12 खत्म हो गया। जल्दी कंफर्म कर दें, जल्दी जल्दी, शाबाश। जी सर, क्या कह रहे हैं बच्चे? ठीक है, चैप्टर नंबर 13 प्लस 11 दोनों फर्स्ट डे के चैप्टर हैं। 13 और 11 का कंबाइंड इंट्रोडक्शन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज का जो लेक्चर है वो टोटली इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल है और इसमें हम चैप्टर 13 से भी रेस्पिरेशन को कवर करेंगे और चैप्टर 11 से भी साइकिल के अलावा, चैप्टर 11 से साइकिल्स के अलावा बाकी रेस्पिरेशन के जो टॉपिक्स हैं हम उसको भी कवर करेंगे। रेस्पिरेशन is the combination of inspiration and expiration. रेस्पिरेशन दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक प्रोसेस है इंस्पायरेशन और एक प्रोसेस है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स inhalation of air in which oxygen is absorbed. Inhalation of air in which oxygen is absorbed. Expiration means exhalation of air in which carbon dioxide is removed. तो दो प्रोसेसेस हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स हवा का जिस्म में दाखिल होना जिसके नतीजे में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है एयर को रिमूव करना जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? थ्री प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। सरफेस शुड बी मॉइस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सरफेस शुड बी मॉइस्ट। नंबर 2, सरफेस शुड बी परमिएबल। सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, परमेबल होना चाहिए। याद रखें, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो तो परमेबिलिटी बहुत जरूरी है। और सरफेस मॉइस्ट कैसे होता है तो आप पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं और गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करता है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, तो म्यूकस की वजह से सरफेस मॉइस्ट रहता है। तो ये गॉबलेट सेल जो होता है ये सरफेक्टेंट का काम करते हैं। सरफेक्टेंट यानी कि सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं, सरफेस को स्मूथ रखते हैं ताकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो। परमेबिलिटी इंक्रीज करने का एक काम ये भी है कि सरफेस को मॉइस्ट रखा जाए। और तीसरी प्रॉपर्टी है लार्ज
surface area as compared to volume of air. Large surface area as compared to volume of air. क्या मतलब है इसका कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की कैपेसिटी, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एरिया बड़ा होना चाहिए किस चीज के मुकाबले में, कि आप कितनी एयर इनहेल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके लंग्स की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर, तो हम मैक्सिमम यानी कि आखिरी लिमिट तक अगर हम फोर्सफुली भी ब्रेथ करें तो हम 4 लीटर एयर इनहेल करते हैं, जबकि गुंजाइश 5 लीटर की होती है। इट मीन्स के एरिया बड़ा है और एयर का वॉल्यूम उस एरिया के मुकाबले में कम है, और ये इसलिए जरूरी होता है ताकि स्ट्रक्चर्स में कोलैप्सिंग ना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसका ताल्लुक सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तो लिविंग और नॉन लिविंग बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारी चीजों से। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हैं तो आप देखें कि अगर 50 पाउंड एयर की गुंजाइश है तो हम 30 पाउंड भरवाते हैं, सही है। तो ये सिर्फ लिविंग बॉडी के नहीं बल्कि नॉन लिविंग के लिए भी। आप देखें किसी भी चीज की जो बोतल होती है, परफ्यूम हो, बॉडी स्प्रे हो, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो जूसेस हो, आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऊपर तक चीजें भरी हुई नहीं होती, ठीक है। तो ये हर जगह इसी फिनोमेना को अप्लाई किया जाता है। नाउ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलाइसिस और गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है और दूसरा गैसेस एक्सचेंज यानी कि ब्रीदिंग। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लाइ का मतलब होता है ग्लाइको या गिलाय, इसका मतलब होता है ग्लूकोज। कुछ लोग कहते हैं ग्लाइ का मतलब ग्लाइकोजिन होता है, बात एक ही है। ग्लाइकोजिन इज द क्लस्टर ऑफ ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब आप जानते हैं, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस के लफ्जी मायने बनते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हम जानते हैं कि ग्लूकोज हेक्सोसिस होते हैं। हेक्सोसिस मींस 6 कार्बन कंटेनिंग। तो जब ये ब्रेक होगा तो 2 कंपाउंड्स बनेंगे और ये दोनों ट्राइओसिस होंगे, यानी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और हम उसे कहेंगे, इस ट्राइओसिस को हम कहेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, या सिंपली क्या होगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट ये है कि एक ग्लूकोज ब्रेक होगा 2 पायरुविक एसिड में, एक ग्लूकोज ब्रेक होगा 2 पायरुविक एसिड में। और याद रहे कि ये प्रोसेस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन के लिए कॉमन है। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे रेस्पिरेशन एनएरोबिक हो, दोनों सूरतों में ग्लाइकोलाइसिस ही पहला स्टेप होगा। ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम और है, और ये साइंटिस्ट के नाम पर है, जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया, और ये है EMH पाथवे। EMH पाथवे, साइंटिस्ट का नाम है एम्बेडेन मेयरहोफ। तो इन्होंने सबसे पहले ये साइकिल डिस्क्राइब की थी, जिसकी वजह से इस साइकिल को हम एम्बेडेन मेयरहोफ कहते हैं।
तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम EMH पाथवे। साइट यानी कि सेल के किस हिस्से में ये प्रोसेस होगा, तो ये है साइटोसोल यानी कि फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होगा, तो अभी आपने लिखा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, तो ग्लूकोज सबस्ट्रेट है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये भी अभी आपको बता दिया गया, पायरुविक एसिड और साथ में एनर्जी बनेगी 8 ATP एनर्जी। अच्छा, कुछ लोग जो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वो ये समझते हैं कि जब हम पायरुविक एसिड की साइकिल पढ़ते हैं चैप्टर 11 में, यानी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पढ़ते हैं, तो उसमें 8 ATP नहीं बनता, बल्कि उसमें हम देखते हैं कि 2 ATP बनते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, तो 4 ATP बनता है और 2 ATP माइनस हो जाते हैं, तो सिर्फ 2 ATP बचते हैं उसमें। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसमें तो 2 ही ATP बनते हैं टोटल। ऐसा नहीं है, जो NADH2 बनता है ना इसमें ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में, NADH2 वो 3 ATP के बराबर होता है, वो 2 दफा बनता है, तो 6 ATP वहां से मिलते हैं और 2 ATP डायरेक्ट बनते हैं। इस तरह से टोटल 8 ATP बनते हैं, क्योंकि एनर्जी करेंसी आपकी ATP है, तो चाहे वो FADH2 बने, चाहे GTP बने, चाहे NADH2 बने, तमाम सूरतों में वो कन्वर्ट ATP में ही किया जाता है, ठीक है। और जब चैप्टर 11 में साइकिल बनाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू कैलकुलेट करके दी जाती है। अब गैसेस एक्सचेंज पे आ जाए। पायरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। नाउ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के 2 स्टेप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन मस्टली रिक्वायर्ड है। और सेकेंड स्टेप एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। तो एक है रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन और एक है रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन। जब हम रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो पायरुविक एसिड बनने के बाद, पायरुविक एसिड PA, पायरुविक एसिड बनने के बाद अगर ऑक्सीजन हिस्सा ले तो हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, C6H12O6, फार्मूला ग्लूकोज का ही लिखा जाएगा, इसलिए कि जब एक ग्लूकोज ब्रेक होता है तो 2 पायरुविक एसिड हासिल होते हैं। आप चाहें तो यहां भी लिख लें 2 पायरुवेट, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड हासिल होते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड को मिलाओगे तो दोबारा यही फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि पायरुविक एसिड का फार्मूला हाफ है, वहां C3 होता है, H6 होता है, O3 होता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो है ग्लूकोज का हाफ फार्मूला है, लेकिन चूंकि 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो जब फार्मूला बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे एरोबिक के लिए, तो वहां पर आप ग्लूकोज का फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड को आपने कंबाइंड करके फार्मूले में लिखा है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इसके साथ वाटर वेपर्स रिलीज होंगे और साथ में एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी कितनी होती है, 2827 किलो जूल्स या 678 किलो कैलोरीज।
कुछ किताब में 673 लिखा हुआ है। असल में आपको मालूम होगा कि किलो जूल्स और किलो कैलोरी को कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 से, ठीक है। अगर आपको किलो कैलोरीज हासिल करनी है तो आप डिवाइड करेंगे, और अगर आपको किलो जूल्स हासिल करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 4.2 से। तो एग्जैक्ट 4.2 से करें तो फिर 673 बनता है, लेकिन बाद लोग जो है वो 2 या 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। 4.2 के आगे भी 1-2 डिजिट ले लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तकरीबन इतनी एनर्जी बनेगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट साइक्लिंग प्रोसेस है, और इस कंप्लीट साइक्लिंग प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैब साइकिल। यानी ये इक्वेशन जो बजाहिर हम एक स्टेप में बना रहे हैं, ये दरअसल इस पूरे प्रोसेस की समरी है, एक नेट इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट साइक्लिंग प्रोसेस है, और उस साइकिल को क्रैब साइकिल कहते हैं, जिसको क्रैब नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रैब साइकिल के 2 नाम और हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है, इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA का फुल फॉर्म ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके पहले ही स्टेप में सिट्रिक एसिड बनता है, और इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। साइट, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में एक है कंपाउंड एसिटाइल CoA और दूसरा है ऑक्सैलो एसीटेट। ये 2 चीजें हासिल होंगी, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल CoA, जो कि सबस्ट्रेट होंगे क्रैब साइकिल के। प्रोडक्ट बनेगा, इक्वेशन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अभी इसी एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 12 ATP। यहां तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस तमाम ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। प्लांट्स दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, लेकिन रात के वक्त पौधों में भी रेस्पिरेशन इसी तरह से होता है जैसे इंसानों में होता है, PA पायरुविक एसिड। टेस्ट के बारे में जो न्यूज़ आई है वो एक सिर्फ प्रोग्राम है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लस माइनस वाली सिचुएशन है, यस और नो, मे बी और मे नॉट। अपनी तैयारी पूरी रखें। हमारा भी जो है अब सिलेबस एंड पे है, चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 पढ़ाना है आपको, 14 पढ़ाना है,
ठीक है, तकरीबन आपका सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ चंद एक ग्रुप है मॉर्निंग के 14 में से जिन्होंने चैप्टर 4 सेकेंड डे का नहीं पढ़ा। तो टीचर्स का बर्डन इतना नहीं है, आपके ऊपर ज़्यादा है। आप अपनी मेहनत रखें कंटिन्यू और हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें। सितंबर में तो टेस्ट पॉसिबल नहीं है, बात तो मैं आपको अपने तजुर्बे की वजह से कह सकता हूँ कि सितंबर में तो टेस्ट पॉसिबल नहीं है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान जो बात की जा रही है उसमें टेस्ट पॉलिसी आ सकती है, प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टेस्ट अक्टूबर से पहले होना मेरे हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि अभी इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया है और मेडिकल कॉलेज के लिए जब फॉर्म आते हैं वो पूरा प्रोसेस में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं। फेसबुक पे पोस्ट लगी हुई देख लीजिए। डोमिसाइल पीआरसी वगैरह तो बनवा लें, ऑफिस तो खुले हुए थे, आपको बनवा लेना चाहिए था। अब तक लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट ऑफिस खुले हुए थे। डोमिसाइल पीआरसी में बहुत ज़्यादा टाइम ही लगता है, अगर नहीं बनवाया है तो पहली फुर्सत में बनवाएं। आपके फादर का भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। फादर अगर खुदा न खास्ता हयात नहीं है तो फिर मदर या फिर बड़े भाई को गार्जियंस बना सकते हैं। क्रैब में एरोबिक रेस्पिरेशन आता है। CNIC अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए, अप्लाई कर दें, भले नहीं भी बने तो उसकी स्लिप आपके पास होती है, वो भी चल जाता है, बाद में जमा करा दिया जाता है। ठीक है, आपको अलाउ किया जाता है कि जिस तारीख में आपने फॉर्म सबमिट किया है मेडिकल कॉलेज के लिए, आपकी उनको समझ गए होंगे। जो फर्स्ट डे भूल गए ना उनको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है, और इसी सवाल को मैंने भी करना था आपसे, लेकिन एक स्टूडेंट ने पहले सवाल किया कि सबस्ट्रेट समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही है, इसलिए कि क्रैब साइकिल की डेफिनेशन क्या है ये लिखी हुई है कि पायरुविक एसिड इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड होना चाहिए था। ठीक है, इक्वेशन देखें, पायरुविक एसिड विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड होना चाहिए था। प्रोडक्ट सही लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, प्रोडक्ट सही लिखा हुआ है, लेकिन सबस्ट्रेट में पायरुविक एसिड नहीं लिखा हुआ, बल्कि दो नई चीजें लिखी हुई हैं, एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसीटेट। देखते हैं कि दो चीजें कहां से आई। हालांकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पायरुविक एसिड होना चाहिए था। चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि ये दो नई चीजें कहां से आई हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका कोई काम तो नहीं है, बस ऐसे ही बना देता हूं। ये साइटोप्लाज्म है, सारा काम साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। इसी साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा कि साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। दोबारा सुन लें, पीए क्या होता है, पायरुविक एसिड। अभी आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है दो पायरुविक एसिड में। और फिर अभी आपने पढ़ा कि क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये अपने सारे काम काज छोड़ के पहले समझने पे तवज्जो दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोसोल में, पायरुविक एसिड बन गया। क्रैब साइकिल कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो होना क्या चाहिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पायरुविक एसिड को मूव करवाना चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि एक प्रोसेस साइटोसोल में हुआ ग्लाइकोलाइसिस का, और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रैब साइकिल। ठीक है, लेकिन ये पायरुविक एसिड, अपनी पूरी तवज्जो रखें टॉपिक पे,
ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो पायरुविक एसिड के लिए डिफ्यूजिबल नहीं है। बात को तवज्जो से समझें। साइटोसोल में मैं खुद रिपीट कर रहा हूं 2-2, 3-3 दफा, ठीक है। इसके बाद रिपीट करवाने के बजाय समझने पे तवज्जो दें। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हो रहा है? साइटोसोल में। क्या चीज कन्वर्ट हो रही है? ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट हो रही है? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कितने बनेंगे? 2। अगला प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। और ये क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसके लिए होना ये चाहिए था कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव कर सके, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड मूव नहीं कर सकता, इसलिए कि पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए परमिएबल, डिफ्यूजिबल नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? हम क्या करेंगे? दरमियान में एक लिंक रिएक्शन करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास्ट पेपर में सवाल भी आया यहां से। दरमियान में क्या करवाएंगे? लिंक रिएक्शन। क्या होता है इस लिंक रिएक्शन में? लिंक रिएक्शन में यह होता है कि हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करवाते हैं एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA, क्योंकि ये एसिटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जा सकता है, ये डिफ्यूजिबल है। तो एसिटाइल CoA दरअसल पायरुविक एसिड की कन्वर्टेबल फॉर्म है, ठीक है। दोबारा सुन लें, एसिटाइल CoA पायरुविक एसिड की कन्वर्टेबल फॉर्म है। ये कन्वर्ट हो रही है। क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि पायरुविक एसिड तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एसिटाइल CoA क्रॉस कर सकता है। तो हमने पायरुविक एसिड को एक ऐसे कंपाउंड में ब्रेक करवा दिया, कन्वर्ट करवा दिया, जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ले, ठीक है। बात आ गई समझ में? और जब ये रिएक्शन होगा तो साथ में 3 ATP बनेंगे, ठीक है। जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में, तो इस लिंक रिएक्शन में 3 ATP प्रोड्यूस होंगे। फादर का PRC रिक्वायरमेंट में शामिल है, लेकिन फादर PRC पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आगे जाके किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर होगा कि फादर PRC भी बनवाइए, ठीक है। और आपके फादर के डोमिसाइल पे आपका नाम मेंशन हो तो बेहतर है, सही है। मेरे बाबा का डोमिसाइल PRC JSMU के पास है, तो मैं क्या करूं? क्या मतलब बेटा JSMU में क्यों है? 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो आपने पिछले साल शायद आपने अप्लाई किया हो, शायद इस वजह से, या आपके भाई बहनों में किसी का एडमिशन होगा JSMU में, दोनों ने जमा करवाया हुआ होगा, तो मिल जाती हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन दे दी जाती है, वापस मिल जाती हैं, ओरिजिनल मिल जाता है वापस। ग्यारहवां चैप्टर सर हमजा ही पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि मेरा ये टॉपिक जो है वो और 11 दोनों को रिएक्शन में 3 ATP। अब दोबारा तवज्जो रखिएगा, जब एसिटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है वर्किंग है। तो जब वर्किंग है तो एनर्जी आपकी माइनस भी होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो 3 ATP बनेंगे। लेकिन जब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे 1 ATP माइनस हो जाएगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे? सिर्फ 2, यानी 3 बनेंगे, 1 यूटिलाइज हो जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की वजह से, तो 2 ATP आपके पास बच जाएंगे। अब यहां पर एक अहम तरीन सवाल बाकी है। वो सवाल ये है कि सबस्ट्रेट में 2 नई चीजें थी। हमने एसिटाइल CoA को कंसीडर कर लिया कि ये क्यों बना, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो है ऑक्जेलो एसीटेट। ये दूसरी चीज है। ये कहां से आई? ऑक्जेलो एसीटेट ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है और ये रिसाइकिल होता है। बात आ रही समझ में? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है और रिसाइकिल होता है। आप में से वो स्टूडेंट्स जिनको क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स याद हो, तो वो मेरे साथ साथ जरा दोहरा लें, और जिनको नहीं याद है वो सुन लें।
देखिए पायरुविक एसिड जब बन जाता है तो अगला स्टेप क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल की इब्तिदा कैसे होती है? ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोए। ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एसिटाइल कोए साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। दो चीजें हो गई, ये दोनों कन्वर्ट होंगी सिट्रेट में, सिट्रिक एसिड में, फिर वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए में, फिर वो कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा मेलेट मेलिक एसिड में, और फिर आखिर में बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। तो 8 स्टेप हैं। क्रेब्स साइकिल जब शुरू होती है तो ऑक्सैलो एसीटेट पहले रिएक्शन में मिलेगा सबस्ट्रेट के तौर पे, और आखिरी 8वें रिएक्शन में मिलेगा प्रोडक्ट के तौर पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है, और ये हर क्रेब्स साइकिल में रिसाइकिल होता है। यानी हर क्रेब्स साइकिल की इब्तिदा भी ऑक्सैलो एसीटेट से होती है और साइकिल की इंतहा भी ऑक्सैलो एसीटेट पे होती है। अब बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 13 और 11 दोनों का क्या लिंक है। जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो 11 चैप्टर्स की साइकिल समझ में नहीं आएंगी। मॉर्निंग के लेक्चर्स को इवनिंग में यहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग आपको लाइव की जा रही होती है। ये सिलसिला शुरू हो गया है तकरीबन। और अगर किसी स्टूडेंट्स का इंटरनेट इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, या इंसान है, इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी घर फैमिली में कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप इवनिंग में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स लाइव जो है यहाँ से जूम पे आपको शो करवाया जाएगा। आप उसको नोट कर सकते हैं, वहाँ से भी लेक्चर नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो हमने की है ना, सिर्फ उन लोगों के लिए की है जिनके इंटरनेट का इश्यू है, इंटरनेट स्लो है या वो खुद स्लो है, ठीक है, या फिर दूसरे नंबर पे और कह सकता है लोड शेडिंग। हर एक के घर में जनरेटर यूपीएस नहीं होगा, मुझे यकीन है, ठीक है, कि मेरे पास अगर 2 से बच्चे पढ़ लें तो कुछ ऐसे भी होंगे 2, 4, 5, 10 जिनके घर में जनरेटर और यूपीएस का सिस्टम नहीं होगा, सोलर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। फिर दीगर इमरजेंसीज हैं, सिर्फ उनके लिए शाम में लेक्चर जो है दोबारा से रिकॉर्डिंग चलाई जा रही है, सबके लिए नहीं। आप सब आ सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन सबके लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि असल जो लेक्चर है वो इस टाइम है, क्योंकि इस टाइम टीचर मौजूद है, लाइव लेक्चर है, आप सवाल कर सकते हैं, सवालात के जवाब ले सकते हैं, नहीं समझ में आने की सूरत में दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है चीजों को समझने के लिए, वो इवनिंग में नहीं होगी, क्योंकि वो टोटल रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे, वहां पे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होंगे, नहीं समझ में आएगा तो टीचर से पूछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मॉर्निंग के लेक्चर को फॉलो करो। और मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं और कहना चाहिए कि मॉर्निंग के लेक्चर्स इतने अच्छे तरीके से ले लें कि आपको इवनिंग में दोबारा उन्हीं चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर पूरे दिन अगर डॉक्टर्स इनके लेक्चर ही लेते रहोगे तो खुद कब पढ़ोगे, खुद कब याद करोगे चीजों को, ठीक है। तो इवनिंग की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिनके साथ मॉर्निंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो और जेन्युइन प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम खुद नहीं बनाई। जैसे बहुत से बच्चे जो है वो ये भी कर रहे हैं, अभी कल से ये काम शुरू हो गया, ठीक है, कि कल इवनिंग में क्लास हो रही थी और आखिरी 2 पीरियड में अटेंडेंस कम हो गई, तो उन बच्चों के जहन में ये था कोई बात नहीं, अभी जाके हम ऐश करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया, रेस्टोरेंट्स खुल गए, पार्क खुल गए, तो अभी एंजॉय करते हैं, शाम का वक्त है, मौसम भी अच्छा है, कल मॉर्निंग में हम लेक्चर रिकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये बेवकूफ़ी की इंतहा कहलाएगी, क्योंकि मॉर्निंग के अगर इवनिंग वाले मॉर्निंग में या मॉर्निंग वाले इवनिंग में अगर वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ले रहे हैं तो उसमें टीचर थोड़ी मौजूद है, ठीक है, उसमें आप सवाल थोड़ी कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो दोबारा थोड़ी पूछ सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने टाइम पे क्लास लें। चलते हैं आगे। एक और सवाल आया पास पेपर में कि रेस्पिरेशन में टोटल कितने एटीपीज बनते हैं, ठीक है, उसकी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें कितने एटीपी बने थे लिखवा दिया था मैंने आपको, 8 एटीपी कितने प्लस में। फिर उसके बाद आपने पढ़ा लिंक रिएक्शन, तवज्जो रखिएगा। लिंक रिएक्शन, भाई लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बने? 3, लेकिन मैं लिखूंगा +6। आप कहेंगे +6 क्यों लिखा?
तो जवाब ये है कि देखो 2 पायरुविक एसिड बने ना, तो क्रेब्स साइकिल कितने होंगे 2, लिंक रिएक्शन कितने होंगे 2, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो एक में 3 एटीपी, तो दूसरे पायरुविक एसिड कन्वर्ट करोगे यहाँ पे भी 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। लेकिन कुछ एनर्जी आपकी लॉस्ट हो रही है, और ये कैसे लॉस्ट हो रही है बताया था अभी कि जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ तो 3 एटीपी बने, तो 3 और 3 6 हो गए, और जब एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करेगा तो एक एटीपी माइनस हो जाएगा, तो एक एटीपी इस वाले पायरुविक एसिड से जाके माइनस हो रहा है, एक इस वाले से जाके माइनस होगा, तो कितने हो जाएंगे -2 एटीपी। अब आ जाए क्रेब्स साइकिल के ऊपर। तो क्रेब्स साइकिल में अभी मैंने लिखवाया है आपको, देख लें लिखा हुआ अभी भी 12 एटीपी, क्रेब्स साइकिल में 12 एटीपी, लेकिन मैं लिखूंगा +24 इसलिए कि एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल, 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब्स साइकिल, तो ये 24 हो गए। अब काउंट कर लें, प्लस वाले काउंट करें तो 24 और 6 30 और 30 और 8 38, माइनस कर दें 2 तो ये हो जाएंगे +36। तो +36 ये नेट एनर्जी है जो रेस्पिरेशन में एक कंप्लीट साइकिल में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो एटीपी बनता है, इस एटीपी बनने के प्रोसेस को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? इसलिए कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है ना, आप देख लें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोबारा सुन लें, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो एटीपी बनेगा, उस एटीपी बनने के प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। So these are all about the Arabic respiration. Now anaerobic. कितना टाइम है सर हमारे पास? टाइम तो हो गया है, बस इसको कंप्लीट कर लें। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन आपने लिखा है अभी, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो पायरुविक एसिड is directly converted into carbon dioxide plus lactate। लैक्टेट को लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। और साथ में क्या बनेगी? एनर्जी, और एनर्जी कितनी होगी? 150 किलो जूल्स या 28 किलो कैलोरीज। ठीक है, anaerobic respiration without oxygen, pyruvic acid is directly converted into carbon dioxide and lactate यानी lactic acid, फार्मूला C2H5OH प्लस एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी? 150 किलो जूल्स या 28 किलो कैलोरीज। जब ये वाली इक्वेशन लिखी थी मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो मैंने यहां आपसे कहा था कि वन स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि साइक्लिंग प्रोसेस है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। लेकिन जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की ये वाली इक्वेशन लिखी जाती है तो ये वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये साइक्लिंग प्रोसेस नहीं है, एक ही स्टेप में होगा, और एक स्टेप में होगा एक एंजाइम की मदद से। पास्ट पेपर में पूछा गया था, एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये वो एंजाइम है जो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये वन स्टेप रिएक्शन इस एंजाइम की मदद से होती है, जिसे हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसे LDH भी कहते हैं, LDH कॉम्प्लेक्स। ठीक है, LDH, ठीक है, LDH कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके सिनोनियम पे बात कर लेते हैं।
इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। साइट है साइटोसोल, तो जहां आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस होता है वहीं क्रैब साइकिल भी, जहां ग्लाइकोलाइसिस होता है वहीं एनएरोबिक भी होता है, तो दोनों की साइट एक ही है, इसलिए एनएरोबिक में लिंक रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। साइट पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, इक्वेशन देखें ऊपर से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टेट, एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर लें तो 2 एटीपी, तो टोटल एटीपी एनएरोबिक में कितने होंगे, 8 हो जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस के, और 2 हो जाएंगे यहां से 10, लेकिन एनएरोबिक 2 दफा होगा तो टोटल 12। ठीक है, तो एनएरोबिक में टोटल 12 एटीपी बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के 8, और एनएरोबिक 2 दफा होंगे क्योंकि 2 पायरुविक होगा, तो 8 और 4 12 एटीपी टोटल बनेंगे एनएरोबिक में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 36 एटीपी बनेंगे, ये एरोबिक की बात थी, और एनएरोबिक होगा तो टोटल एनर्जी बनेगी 12 एटीपी, तो अंदाजा लगा लिए 12 है वो 36 है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी को फायदा पहुंचाता है, एनएरोबिक से इतना फायदा नहीं होता। आखिर में हम देखेंगे कि इंसानी जिस्म के अंदर कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हेडिंग लगाइए, साइट ऑफ, हेडिंग लगाइए साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। लिखें कौन सी साइट्स हैं। बेटा ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी काउंट नहीं करोगे, 2529, 2 एटीपी एक पायरुविक एसिड की कन्वर्जन, 2 एटीपी दूसरे पायरुविक एसिड की कन्वर्जन, 4 इसके हो गए, 8 ग्लाइकोलाइसिस के मिलाओगे तो 12 हो जाएंगे। Site of anaerobic respiration in human, write down number 1, skeletal muscle, skeletal muscle, iris, 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 iris जो कि आंखों में होता है, skeletal muscle, iris, RBCs, RBCs, adrenal cortex, adrenal cortex। आज के लेक्चर को इवनिंग में भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हालांकि एक ही चीज़ कई दफ़ा रिपीट की गई है, लेकिन 2 से 3 बच्चे अभी भी मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो इवनिंग में ज़रूर ले लीजिएगा ताकि जो थोड़ी बहुत आपकी मिसिंग चीज़ें हैं, मिसकंसेप्शन जो अभी भी है आपको थोड़ा सा लग रहा है मुझे, वो क्लियर हो जाए। सवालात में हैंड टू हैंड देखता रहा हूँ। जी, इथेनॉल ही होता है। तो एक दफ़ा इवनिंग में भी ले लेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन 2-3 बच्चे अभी मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हैं। कल इवनिंग में नहीं हुई है ना, आज से होगी शायद, कल हुई है, यहाँ से लाइव गया है बेटा, इवनिंग में कल भी हुई है बेटा, आज भी होगी। अभी मीटिंग आईडी वगैरह शेयर आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट चलाएंगे, देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन शेयर करवा दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन भी हो गए तकरीबन आपके। तो एक आध क्वेश्चन अगर स्क्रॉलिंग में मिस हो गया हो तो नहीं कह सकता, वरना अदरवाइज क्वेश्चंस भी आपके सारे हो चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होती है, यानी कि फिश में गिल्स और ह्यूमन में लंग्स। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड्स ही बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।